नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र का राशि में परिवर्तन होना। ग्रहों के दैत्य गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन 30 नवंबर को होने जा रहा है। इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम चर्चा करेंगे पंडित श्याम उपाध्याय जी से। उपाध्याय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आरती, नमस्कार। उपाध्याय जी, आप बताइए शुक्र क्या है जो राशियों में 12 राशियों पर परिवर्तन हो रहा है। जी, सबसे पहले तो आरती में बताना चाहूँगा कि शुक्राचार्य जो ग्रहों में दैत्य गुरु कहे जाते हैं, शुक्राचार्य का संबंध धन, वैभव, विलासिता और काम, इन चीज़ों से होता है। संसार में हर वो भौतिक वस्तु जो चमकदार दिखाई देती है, जो हमें आकर्षित करती है, आकर्षण के देवता, काम के देवता और भौतिक शरीर में काम इच्छा के देवता कहे जाने वाले शुक्राचार्य जो ग्रहों में गुरु माने जाते हैं, लेकिन दैत्य गुरु माने जाते हैं। ग्रहों में दो गुरु हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन अभी होने जा रहा है 30 नवंबर को। पिछले 28 दिनों से वो अपनी निम्नतम राशि कन्या यानी कि नीच राशि में भ्रमण कर रहे थे और वहाँ से अब वो पहुंच जाएंगे अपनी स्वराशि, अपने स्वयं के घर में, तुला राशि में। 30 नवंबर को ये राशि परिवर्तन है। उपाध्याय जी, आप बताइए कि शुक्र का किन राशियों पर सर्वश्रेष्ठ असर पड़ने वाला है। देखिए आरती, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि राशियों के क्रम में अगर सबसे श्रेष्ठ, अगर मैं 4 राशियों की बात करूं जिनके लिए सबसे बेहतर समय ये होने वाला है, तो उनमें सबसे पहली राशि आती है मिथुन। मिथुन राशि के पंचम भाव से शुक्र गोचर करेंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव कहा जाता है। तो मिथुन राशि के वो जातक जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है, उनके लिए यह श्रेष्ठ है। इस स्थान को प्रेम का स्थान भी कहा जाता है। तो मिथुन राशि वाले अगर इस समय में किसी से प्रेम करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ समय उसके लिए बना हुआ है। मिथुन राशि वालों के शादी संबंध भी इस समय पर जुड़ सकते हैं। जो कपल संतान की चाह रखते हैं उनके लिए भी ये कंसीव करने का अच्छा समय बना हुआ है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधित दृष्टिकोण से यह श्रेष्ठ समय बना हुआ है मिथुन राशि वालों के लिए। दूसरी राशि जिसके लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है वो राशि है कर्क। कर्क राशि के चौथे भाव से शुक्र गोचर करेंगे। चौथा भाव सुख, संपदा और वाहन और भूमि का स्थान कहा जाता है। तो वो लोग जो प्रॉपर्टी के काम में हैं उन्हें बड़े फायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। सुख की अनुभूति हो सकती है, जीवन में विलासिता बढ़ सकती है, नए वाहन का क्रय कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो कुल मिलाकर वो दूसरी राशि है कर्क, जिसके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। अब अगर हम बात करें इसके आगे तो तुला राशि, तीसरी जो राशि है तुला राशि, तुला राशि के ऊपर से ही शुक्र का गोचर होने जा रहा है। तो इस समय आनंद का अनुभव करेंगे, जीवन में खुशियां महसूस होगी, पति पत्नी के संबंधों में विस्तार होगा, मजबूती आएगी और हर कार्य जो भी आप करना चाहते हैं अपने भौतिक जीवन में, इस समय आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा आपसे थोड़ा सा मोहित हो जाएगा। शुक्र का गोचर क्योंकि तुला राशि के ऊपर से ही हो रहा है, उनकी स्वयं की राशि है, तो इस समय पर हर वो कार्य जो आपको सुकून देता हो, खुशी देता हो, हर वो कार्य की संपन्नता की संभावना यहाँ बनी हुई है। बात करते हैं वो चौथी राशि जिसके लिए समय श्रेष्ठ होने वाला है, वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के 12वें भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। आमतौर पर 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते, ऐसी शास्त्रोक्त नीति है, लेकिन शुक्राचार्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। वो जातक जो अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में अगर कोई गलतफहमी थी तो गलतफहमी दूर होगी, जीवन सामान्य हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और यात्राएं बहुत ही आनंददायक और ऊर्जावान रहेगी। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए यह विशेष फायदे का समय है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। हाँ, थोड़ा खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा, वैभव विलासिता में खर्च अवश्य होगा, लेकिन इनकम भी उस हिसाब से बनी रहेगी। तो आरती, ये थी वो 4 राशियां जिनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है। उपाध्याय जी, आप बताइए कि किन राशियों पर इसका मध्यम प्रभाव पड़ने वाला है। जी आरती, देखिए अगर मध्यम प्रभाव की हम बात करें तो उसमें सबसे पहली राशि आती है मेष।
मेष राशि के सप्तम भाव से ये गोचर होने वाला है, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। जैसे जिन लोगों के पार्टनरशिप में व्यवसाय हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि शुक्राचार्य जो है काम के देवता है और सप्तम भाव काम का भाव कहा जाता है, तो थोड़ा विचारों में कामुकता की अधिकता हो सकती है, व्यभिचार की तरफ आकर्षित हो सकता है मन। इस सब से अगर बचे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समय थोड़ा मध्यम है, इस वजह से इस बात में विशेष सावधानी रखें। यहाँ पर कोई कलंक लगने की या बदनामी होने की संभावना भी यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं। तो जहाँ एक दृष्टिकोण से अच्छे हैं धन लाभ के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप में कारोबार के लिए, वहीं स्वयं के व्यक्तित्व के द्वारा की गई कोई गलती से आप परेशान हो सकते हैं। इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी राशि, तो वो दूसरी राशि बनती है वृषभ। वृषभ राशि के छठे भाव में यह गोचर होने जा रहा है। अब छठे भाव में शुक्र का यह गोचर है, शुक्र स्वामी है वृषभ राशि के, और छठे भाव से अगर गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वो लोग जो डायबिटीज़ या मधुमेह के मरीज़ हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा गुप्त शत्रु इस समय पे आपको परेशान कर सकते हैं, विशेष रूप से स्त्री वर्ग। वृषभ राशि वाले चाहे महिला हो या पुरुष हो, लेकिन स्त्री वर्ग की तरफ से कोई तनाव या टेंशन हो सकता है। आप इस समय पे, मेरा वृषभ राशि वालों से ये कहना है कि वो थोड़ा सा सावधानी रखें, अपनी कोई गुप्त बात किसी को ना बताएं, क्योंकि इस समय पे बात बढ़ सकती है या फैल सकती है, आपकी गुप्त बात उजागर हो सकती है। तो पहला तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और दूसरा अपने बोलने में सावधानी रखना है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व पर कोई लांछन लग सकता है आपकी वाणी की वजह से। ये हुई दो राशियां। अगली राशि जिसके लिए थोड़ा सा विचारणीय समय है वो राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए, क्योंकि शुक्र अभी तक कन्या राशि पर ही गोचर कर रहे थे, वहां से अब द्वितीय भाव में जाएंगे, तो धन लाभ के लिए तो अच्छा समय है, आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी। लेकिन द्वितीय भाव में मौजूद शुक्र खाने पीने वाले लोग जो हैं, जो शराब या नॉनवेज का सेवन करते हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य का यहाँ पर भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, और विशेष रूप से कमर के नीचे के हिस्से में कोई समस्या ना हो या कोई बीमारी पहले से चल रही है तो उसमें विशेष सावधानी यहाँ पर रखें। कन्या राशि वालों के लिए मैं पूरी तरीके से नेगेटिव तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समय थोड़ा सा मध्यम है। अगर आप सावधानी रखकर चलेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं चौथी राशि जिसके लिए थोड़ा मध्यम समय है, वो राशि है मकर। क्योंकि मकर राशि के दशम भाव से यह गोचर होने जा रहा है। अब दशम भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं करते, वहाँ के कारक भी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है विलासिता के देवता हैं। कर्म भाव पर उनका प्रभाव थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। तो यहाँ पर बैठकर शुक्र कुछ फायदे देंगे। कुछ फायदे कैसे? जैसे पारिवारिक सुख की अनुभूति होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा। आपका मन जो है वो घूमने फिरने, और सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो आराम तलबी में आपका मन लगा रहेगा। तो थोड़ा सा प्रयास करिए अपने कार्य क्षेत्र में अपना, अगर आप मन लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आरती ये थी वो चार राशियाँ जिनके लिए थोड़ा मध्यम प्रभाव है। उपाध्याय जी, आप बताइए कि किन राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और उनको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम आखिरी राशि की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सावधानी उसी राशि को रखनी है, और वो राशि है मीन। मीन राशि के अष्टम भाव में यह गोचर होने जा रहा है। तो एक तो सबसे पहले पराक्रम का हास करते हैं यहाँ पर बैठकर शुक्र। जितनी हिम्मत, जितनी मेहनत की क्षमता आपको थी उससे आपको कम महसूस होगी। आलस थोड़ा हावी रहेगा, विचारों में उद्विग्नता रहेगी, काम इच्छापूर्ण विचार अत्यधिक रहेंगे। इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। मीन राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना है। जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको तो विशेष सावधानी रखनी है। यहाँ पति पत्नी के संबंधों में तनाव हो सकता है, क्योंकि इस समय स्त्री हो या पुरुष, जो भी मीन राशि वाले हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा भटकेगा इधर उधर, क्योंकि काम इच्छा तीव्रगामी रहेगी। इसलिए विचारों में असमानता रह सकती है, विवाद हो सकते हैं। थोड़ा सा इस बात पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी जो राशि है वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि के
नवम भाव में यह योग बनने जा रहा है। अब देखिए नवम भाव में यह योग वैसे तो शुक्र भाग्यशाली बनाते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या यही होती है कि जब व्यक्ति का लक अच्छा चल रहा हो, उसकी किस्मत अच्छी चल रही हो, तब वो गलतियां बहुत सारी कर जाता है। तो नवम भाव में गोचर करते हुए ये शुक्र जो हैं आपको प्रेरित करेंगे अत्यधिक खर्च के लिए। दूसरा, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। भाग्य आपके साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा बना रहेगा, तो थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर आवश्यक है। बात करें अंतिम राशि, और पिछले लंबे समय से परेशानियों से जूझ रही सिंह राशि की। सिंह राशि के तीसरे यानी कि पराक्रम भाव से शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है। देखिए ये खराब तो नहीं कहूँगा मैं इसको, सिंह राशि के लिए शुक्र कारक भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पराक्रम भाव में शुक्र अगर रहते हैं, वाहवाही पाने के लिए, तारीफ की चाह में आदमी कई बार ओवर काम कर जाता है, ऐसे काम कर जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। वहाँ अपनी एनर्जी और धन भी बिना वजह के खर्च कर जाता है। बेवजह की यात्राएं, हालांकि यात्रा में आपको अनुभूति ज़रूर ऐसी होगी कि बड़ा आनंददायी समय है, लेकिन बाद में जब अपना बजट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। विलासिता की वस्तुओं की तरफ आकर्षित होंगे, इस मामले में सावधानी रखिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए यहाँ मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उन्हें महसूस बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कि उनका समय खराब चल रहा है, क्योंकि ये समय तो उनको ऐसा महसूस होगा कि बड़ा आनंददायी समय चल रहा है, लेकिन जब ये समय समाप्त होगा 30 तारीख के 28 दिन बाद, तब उनके समझ में आएगा कि इस एक महीने में उन्होंने गंवाने के अलावा कुछ नहीं किया, चाहे वो चरित्र हो या धन हो। तो ये थी वो 4 राशियाँ जिन्हें सावधानी रखने की ज़रूरत है। और एक सार्वभौमिक उपाय जिनके लिए मैंने थोड़ा सावधानी रखने के लिए, मध्यम रहने के लिए कहा है, उनसे में एक मात्र छोटा सा उपाय है शुक्र का, कि आप हर शुक्रवार को श्रिम, एक सिंगल शब्द है श्रिम, श्रिम का स्फटिक की माला से अगर आप रोजाना कम से कम मिनिमम तो 1 माला करना है, या उससे अधिक कर सके तो 5 माला, सुबह या तो 8 बजे से पहले या फिर रात्रि को 8 बजे के बाद में, इसका अगर जप करेंगे तो शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। साथ ही घर में अगर छोटी बच्चियां हैं या आस पड़ोस में छोटी बच्चियां हैं 10 साल से कम उम्र की, तो जब भी घर जाएं तो उनके लिए कुछ मीठा, चॉकलेट, मिठाई या कुछ न कुछ लेके जाएं, स्पेशली शुक्रवार के दिन। वैसे तो रोज़ कर सकते हैं, पर स्पेशली शुक्रवार के दिन ये उपाय करेंगे तो थोड़ी राहत आपको रहेगी। आपने एक समय बताया है 8 बजे, सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद जी, इसका क्या महत्व है? देखिए क्या होता है कि जब सूर्योदय अपने चरम पर होते हैं तो किसी भी ग्रह के ऊपर किया गया कोई उपाय इतना सटीक फल नहीं देता। तो सुबह के समय जब सूर्योदय होते रहते हैं तब अन्य ग्रहों का प्रभाव जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो उस समय पर, और स्पेशली शुक्राचार्य जो हैं वो तो हैं भी देवता जो हैं रात्रि के देवता हैं, वो दिन के समय के देवता नहीं है, रात्रिकालीन उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो या तो सुबह के समय जब सूर्योदय हो ही रहा है या फिर सूर्यास्त के बाद में। और एक वैधानिक नियम जो है कि लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है, शुक्र कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक माने गए हैं शुक्र। तो रात्रि के 8 से 11 के बीच का जो समय होता है वो लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए आरती अगर आप देखेंगे तो दिवाली वगैरह जैसे जो पर्व होते हैं या नवरात्रि के भी पर्व होते हैं, तो ज़्यादातर पूजा जो है वो रात्रिकालीन होती है। तो इसलिए सुबह के समय अगर आप करते हैं या रात्रि के 8 बजे करते हैं तो उसका प्रभाव श्रेष्ठ रहता है। दिन में अगर आप करते भी हैं तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा ही है, पंडित श्याम उपाध्याय जी ने शुक्र ग्रह का परिवर्तन 12 राशियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है और क्या उनको सावधानी बरतनी है, इस बारे में विशेष करके चर्चा की है और सारा प्रभाव और महत्व उसका सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। तो ऐसे ही नए प्रोग्राम के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहें श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।